गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस चैनल के माध्यम से हमने एक सीरीज़ शुरू की है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत पॉलिटी। और हम पहली वीडियो अपनी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट का हमारा आधा पोर्शन उस फर्स्ट पार्ट में हो चुका था और आधा पोर्शन जो बच चुका है वो हम आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रेसिडेंट में हमने ये सीरीज़ प्रेसिडेंट से शुरू किया है। प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट सबसे पहले होता कौन है? ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ही ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेसिडेंट में हमने ये पढ़ा कि उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से इलेक्शन किए जाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। फिर हमने ओथ पढ़ी कि क्या क्या ओथ होती है, उन्हें ओथ दिलाता कौन है। उसके बाद हमने ऑफिस का पढ़ा कि ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस हैं। प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो जाए, प्रेसिडेंट के लिए कोई कैंडिडेट, तो क्या वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह सकता है या नहीं रह सकता। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनका टेन्योर क्या होगा और वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का काम संभालने के लिए कौन बैठेगा। लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट इज़ अ क्वाडी जुडिशियल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें जो दूसरा हाउस है वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। जो फर्स्ट हाउस ने प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसी वजह से इम्पीचमेंट को क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। क्वाली इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इम्पीचमेंट में कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और उसका वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। एक चीज़ आपको याद रखनी कि जो भी ये पावर है, ओके, कंडीशनल को छोड़ के, कंडीशनल इट मीन्स कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट खुद से ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वो खुद से कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं। और उसमें भी खुद से नहीं होता, पार्लियामेंट में कन्वेंशन हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं कि अब कौन सी पार्टी रूल करेगी अगर डिसॉल्व हो गई है। कोई पार्टी नहीं है रूल करने को तो फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। बाकी जितनी भी पावर्स हैं ये आपको याद रखना है क्योंकि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जितनी भी पावर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये इनडायरेक्टली सारी की सारी पावर्स हैं पीएम की। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो भी पावर्स का यूज़ होगा बाय द प्रेसिडेंट इट विल बी यूज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। उनकी एडवाइस के थ्रू इन पावर्स का यूज़ किया जाएगा। एंड दैट्स वाई वी यूज टू से कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, उनके पास रियल पावर यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे हम पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को मिली हुई है। बैक ऑफ द माइंड आप याद रखेंगे कि ये पावर्स पीएम यूज़ करते हैं किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें क्या पोजीशन दी गई है। ओके, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। देयर आर 7 पावर्स जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सेकंड फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी। अगर हम प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है हमारे हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। वहीं पे आप ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इट मीन्स कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो गवर्नर के पास जो पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 पावर्स गवर्नर के पास होती हैं। डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर हमारे गवर्नर के पास नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट के पास हमारे में एडिशनल 3 पावर्स और होती हैं जो कि गवर्नर से ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पावर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जितने भी एक्शंस हैं तभी एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। जितने भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। लेकिन जो मेन है वो कौन कर रहा है काम? सारे वो पीएम कर रहे हैं।
He can make rules specifying the manner in which the orders and other instrument made and executed in his name shall be authenticated. किस तरह से इंस्ट्रक्शन जाने हैं, किस तरह से कोई भी चीज़ है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना है. ही कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सैड बिजनेस अमॉन्ग द मिनिस्टर्स. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आया हुआ है, याद रखना है आपको. ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंट करेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, मेजॉरिटी के पार्टी को ही लीडर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता, मेजॉरिटी की पार्टी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. ये कन्वेंशन है. और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन कौन से जो लोग हैं वो अदर मिनिस्टर्स बनेंगे. फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट होती है. ओके, तो यहाँ पे लिखा है ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर. इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो सत्ता में रह सकते हैं. बट इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि वो जब चाहे तब रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जब तक मेजॉरिटी वो प्रूफ करते रहेंगी, प्रूफ करती रहेगी गवर्नमेंट, तब तक वो सत्ता में रहेगी. मेजॉरिटी ख़त्म, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को. उसके बाद ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद ये आ जाएगा हमारा कैग को ये अपॉइंट करते हैं. चीफ इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट करते हैं. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है. यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है. फाइनेंस एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है. एंड गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाता है. गवर्नर को और क्या बोलते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो, एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. यस, क्यों? क्योंकि गवर्नर को किसने अपॉइंट किया? यूनियन गवर्नमेंट ने. बट इसका ऑफिस सेपरेट होता है, बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द यूनियन की किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ये मंगवा सकते हैं. ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा मिनिस्टर्स है, क्योंकि हर डिसीजन के ऊपर सारे मिनिस्टर्स तो बैठेंगे नहीं. अब मान लो किसी एक डिसीजन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से के किसी एक मिनिस्टर ने विदाउट डिस्कशन किए उसने कुछ डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट को भेज दिया कि ये पास कराना है, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को और ये बोल सकते हैं कि एक बार ये जो भी केस है इसको देख लीजिए, उसके बाद करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट एंड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल. He can appoint a commission to investigation of the condition SC, ST, OBC. He can appoint an interstate council to promote the relations. He directly administers the union territories. He can declare any areas as the scheduled area. Okay. Now legislative power. Legislative power क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट is not a member of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, but president is an integral part of the Parliament of India. That's why if you want to define the parliament, तो पार्लियामेंट में हमारे कौन कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ही कैन समन प्रोरोग द पार्लियामेंट. समन क्या होता है कि कोई भी सेशन है, या तो फर्स्ट सेशन है लोकसभा का, या राज्यसभा तो हमारा परमानेंट हाउस है, उसके बाद कोई भी मीटिंग या सेशन स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होने से पहले क्या एक समन भेजा जाता है, उसको हम समन बोलते हैं कि सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग आ जाइए. प्रोरोग का मतलब क्या होता है? जब सेशन ख़त्म होता है तो क्या होता है कि जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, वो ये बोल देते हैं कि अभी सेशन ख़त्म हो गया है. उसके बाद उसको प्रोरोग किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट कि यस ये सेशन ये सत्र जो है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, तो वो प्रेसिडेंट बोलेंगे. एंड डिजॉल्व द लोकसभा. लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं एज सून एज द गवर्नमेंट लूज इट्स मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट और द कॉन्फिडेंस इन द हाउस. द प्रेसिडेंट डिजॉल्व द लोकसभा. ही कैन आल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग. कोई बिल है और वो मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रही है उसे, कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो उस पर जॉइंट सिटिंग का समन जो प्रेसिडेंट है वो कर सकते हैं, विच इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. इट मीन्स कि अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उसमें स्पीकर कौन बनेंगे? लोकसभा के. ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस. कोई रिमाइंडर की तरह काम करेंगे. कोई बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो मैसेज पहुँचाएंगे कि भाई बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ है, करो इस पर कुछ.
ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग। जिस टाइम पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उस टाइम पे वो किसी को भी बोल सकते हैं कि आप प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद इवन इन लोकसभा में भी, राज्यसभा में अगर चेयरमैन नहीं है तो किसी भी मेंबर को वो उठा के बोल सकते हैं कि आप इस पर प्रिसाइड कीजिए। ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं ऑफ द राज्यसभा, जो कि जिनको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। वाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई आर प्रेसिडेंट इज गोइंग टू नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इलेक्ट होके भी तो आ सकते हैं। बात यह है कि जो इलेक्ट होके आ रहे हैं ना, वो डेमोक्रेसी है, इलेक्ट होके आ रहे हैं और उसके बाद कोई बिल है, मे भी उन्हें इतनी नॉलेज ना हो, इसीलिए नॉलेज वाले लोगों को, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है ताकि कोई बिल लोकसभा से पास हो, फिर राज्यसभा में जाए, चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पे हो, चाहे कोई सोशल वर्क के बेसिस पे हो, तो उस पर कुछ लोगों के पास स्पेशल नॉलेज हो ताकि उस बिल को एनालाइज किया जा सके। यही इसके पीछे का हुआ है। ही कैन नॉमिनेट एनी 2 मेंबर्स, ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अब जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में सारे के सारे नॉमिनेट होके आते हैं। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन, वो कर सकते हैं। हिज प्रायर रिकमेंडेशन, कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, तो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऑर्डिनरी अगर बिल है तो उसमें ज़रूरत नहीं है प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन की, लेकिन अगर मनी बिल अगर है, मनी बिल क्या, अ बिल इन्वॉल्विंग अ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल में कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर ये चीज़ें हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ऐसे बिल को मनी बिल में रखा जाएगा। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर मनी बिल को आपको पेश करना है लोकसभा में, ये लोकसभा में ही ये रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। तो लोकसभा में कोई भी अगर बिल रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट की पहले प्रायर परमिशन ली जाए। विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन मनी बिल को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में। उसके बाद व्हेन अ बिल इज सेंट, कि कोई ऑर्डिनरी बिल था जो कि पास हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब क्या होगा कि जो बिल है, ओके, जो बिल है वो एक्ट तभी बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट के एसेंट मिलेंगे। अब बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे दें कि ठीक है बिल, और एसेंट दे देंगे तो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, या वो विथ होल्ड कर लें, वहाँ पे ही बिल खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा वहाँ पे न्यूट्रल, या वो उस बिल को रिटर्न कर दें कि भाई आप इसको दोबारा से कंसिडर कर लीजिए। रिटर्न मनी बिल को नहीं किया जा सकता, और कोई बिल है उसको वो रिटर्न करके बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कोई बिल है तो उसको भी रिटर्न नहीं किया जा सकता, तो वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को। मनी बिल रिटर्न क्यों नहीं होता, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, उसके लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत है प्रेसिडेंट की। अगर ऑलरेडी परमिशन प्रेसिडेंट ने ही दी है तो यहाँ पे रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मनी बिल होते हैं उनको एसेंट मिल ही जाता है प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही वो पेश हुआ है। हाउएवर इफ़ द बिल इज़ पास्ड, कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस बिल को रिटर्न कर दिया, जो बिल पास होके आया था, हम यहाँ पे लेके चल रहे हो ऑर्डिनरी बिल है, पास होके आया, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया कि भाई आप इसको ना रिकन्सिडर करो। रिकन्सिडर करने के बाद विथ और विदाउट अमेंडमेंट अगर वो बिल दोबारा दोबारा से पास हो जाता है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं, बाय सिंपल मेजोरिटी से दोबारा पास होके आ रहे हैं विथ और विदाउट अमेंडमेंट, नाउ यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ऑब्लिगेटरी हो गया, उसका ऑब्लिगेटरी हो जाएगा उसका एसेंट देना, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर है, ओके। अब कोई बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, अब स्टेट लेजिस्लेचर का जो बिल है वो एक्ट कब बनेगा, जब गवर्नर, क्योंकि हेड तो वही है। गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट। अब गवर्नर की तरफ से प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं, वही सेम 3, या तो वो एसेंट दे दें, या वो विथ होल्ड कर दें, बिल कैंसिल हो जाएगा वहीं पे, या वो गवर्नर को रिटर्न कर दें, मनी बिल दोबारा से रिटर्न नहीं हो सकता, गवर्नर को वो रिटर्न कर दें और बोल दें कि भाई इसको रिकन्सिडर करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये है कि रिकन्सिडर होने के बाद भी अगर वो पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, ओके, अब गवर्नर का काम खत्म है, यहाँ पे दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बाइंड नहीं है कि वो यहाँ पे एसेंट दे,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड अगेन हिम फॉर हिज कंसिडरेशन। बट इन केस ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट, इन केस ऑफ द पार्लियामेंट वो बाइंडिंग हो जाता है अगर रिकन्सिडर होने के बाद भी वो वापस आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो अध्यादेश निकाल सकते हैं। अध्यादेश का 6 वीक्स के अंदर अंदर कि लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस से चलता रहेगा, लोकसभा दोनों हाउस दोबारा से रीअसेंबल हो गए हैं। विद इन द 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, UPSC, Finance Commission and others before the President. He can make the regulation for the peace process, good government of the Andaman Nicobar Island and all. फाइनेंशियल पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर यह है कि द फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर, मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन आप बिल नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। ये कॉजेज टू भी कि जो भी बजट है पार्लियामेंट में पेश होना है वो ये बोल सकते हैं कि भाई पहले मुझे दिखा दीजिए। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट क्या होता है कि किसी कोई पार्टी है उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट है कि इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे लग रहे हैं, उन्हें दे दिए गए। अब वो जो पैसे हैं वो कम पड़ गए या कोई पॉलिसी है उसके लिए मतलब डिमांड हो रही है, तो वो जो डिमांड है वो ऐसे ही नहीं रखी जा सकती, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में रखी जा सकती है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, जैसे अभी कोरोना आया था या कहीं पे भूकंप आ जाए या कुछ हो जाए तो उस टाइम पे उन सिचुएशन से बचने के लिए ही वो एडवांस निकाल सकते हैं। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जुडिशियल पावर आ जाएंगी। द जुडिशियल पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करेंगे एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी वो एडवाइस ले सकते हैं और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देंगे वो फॉलो की जाए वो ज़रूरी नहीं है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बाइंडिंग नहीं है और ये एडवाइस ले सकते हैं अंडर द आर्टिकल ऑफ 143। He can grant pardon, reprieve, respite, remission or punishment or suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of any offense। कौन कौन से केस में पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट किया जा सकता है? इन ऑल द केसेस जहाँ पे जो पनिशमेंट है वो रिलेटेड है कोर्ट मार्शल से, मिलिट्री। इन ऑल द केसेस जहाँ पे पनिशमेंट किससे, ऐसे किसी इंसान से रिलेटेड है जिसने जो क्राइम है वो किसके अगेंस्ट किया है, वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट किया है। इन ऑल द केसेस जहाँ पे भी जो पर्सन है उसको जो सेंटेंस मिला है वो सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है, उस टाइम पे वो कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री पावर्स, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। एंड यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इफ़ ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, इट मीन्स कोई भी अगर चीज़ है जो कि कोर्ट मार्शल में हो रही है, नाउ ही गॉट द पावर इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। ओके, ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कॉन्क्लूड पीस। इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट टू डील विद द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 इमरजेंसी पावर्स आती हैं हमारी। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 352 से 360, बीच में आ गया हमारा 356, या इसको आप 365 भी बोल सकते हो लेकिन अभी हम 356 करते हैं। 352 में हमारी आ जाएगी नेशनल इमरजेंसी, 360 में हमारी कौन सी आ जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये बीच वाला आ जाएगा हमारा प्रेसिडेंट रूल, या इसको हम और कौन क्या बोल सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल सकते हैं या इसको हम स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं। वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वीटो पावर्स क्या होती है कि कोई भी बिल आया पार्लियामेंट से पास हो गया और उसके बाद वो एक्ट तभी बनेगा कि जब उस पर एसेंट मिलेंगे प्रेसिडेंट के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास तो 3 अल्टरनेटिव होते हैं अंडर द आर्टिकल 111। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज करोगे ना कि कौन सा किस आर्टिकल में आता है, धीरे धीरे याद हो जाएगा।
तीन चीज़ें हैं, एसेंट दे दे, विथहोल्ड कर दे, या वो बिल को रिटर्न कर दें। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं को रिटर्न नहीं कर सकते फॉर द रिकन्सिडरेशन। रीज़न, मनी बिल को क्यों नहीं कर सकते रिटर्न? क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद हुआ है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्यों नहीं रिटर्न कर सकते? क्योंकि वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होकर आया है बाय द राज्यसभा एंड द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे तो ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती। उसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर क्या होती है? ही कैन विथहोल्ड इज हिज एसेंट टू द बिल्स। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, देर आर 4 वीटो पावर्स, द एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये अमेरिका के पास है। ओके, सबसे पहले वीटो पावर्स इंट्रोड्यूस क्यों की गई, इनका यूज़ क्या है? टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। सेकंड, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से वीटो पावर इंट्रोड्यूस हुई। एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि बिल आया और बिल विथ होल्ड कर लिया गया, बिल वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। ओके, सस्पेंसिव वीटो क्या है? सस्पेंसिव वीटो ये था कि बिल आया, उसके बाद बिल को रिटर्न कर दिया गया, बिल आया उसके बाद बिल को रिटर्न कर दिया गया, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। अब जो बिल है दोबारा से पास होके आया बाय एन ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही पड़ेगा। बट इन केस ऑफ यूएसए में क्या होता है कि अगर बिल को रिटर्न किया गया है फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, अब अगर बिल दोबारा आना है तो उसको इस पे हायर मेजॉरिटी के साथ पास होके आना पड़ेगा। अब सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पे नहीं चलेगी, ये पावर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये यूएसए के पास है। हमारे यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से भी अगर दोबारा आ गया तो उसको पास ही माना जाता है। पॉकेट वीटो यूएसए के पास नहीं है, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास है। मतलब पॉकेट वीटो दोनों के पास है, बट हमारे प्रेसिडेंट के पास जो है पॉकेट वीटो, वो कितनी है, उस पर कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है फॉर द इनडेफिनेट टाइम। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आप क्या करें कि दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर दें। ओके, एंड इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो बड़ी है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो पावर के अंडर में उस बिल को फॉर द इनडेफिनेट टाइम वो रख सकता है, जब तक वो चाहे, मर्जी है उसकी। जबकि प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर वो बिल रिटर्न करना पड़ेगा फॉर द रिकन्सिडरेशन। एब्सोल्यूट वीटो, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे? एब्सोल्यूट वीटो का जो यूज़ है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर लिया है, बिल को विथहोल्ड कर लिया है, तो यहाँ पे अगर वो एसेंट दे दे तो एक्ट बनता, विथहोल्ड कर लिया तो यहाँ पे बिल ही कैंसिल हो गया है। तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड इज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द बिल देन एंड्स, यहाँ पे बिल खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद एब्सोल्यूट वीटो किस किस केस में हमारे प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं? कोई भी अगर प्राइवेट मेंबर है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है, कोई प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल था, गवर्नमेंट का नहीं था, क्योंकि लोकसभा में तो बाकी पार्टीज भी हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में तो मेजॉरिटी वाली पार्टी है। विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स कोई भी आया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट्स बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, कि अगर कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है, नाउ उनकी एड एंड एडवाइस लागू नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। अब जो नया कैबिनेट आएगा उसकी एडवाइस लागू होगी। तो कोई बिल था, गवर्नमेंट का बिल था, वो आया, कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। अब अगर नया कैबिनेट आके ये बोल दे कि इस वाले बिल को, जो कि पहले वाली गवर्नमेंट का बिल है, उसको पास नहीं करना है, तो अब प्रेसिडेंट को जो कैबिनेट बन के आया उनकी एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट फिर ऐसे बिल्स को पास नहीं करेंगे। इसको हमने कहा एब्सोल्यूट वीटो। इसमें दो है पैप्सू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैप्सू? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पैप्सू पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन एक बिल था इन 1954, जिस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने विथहोल्ड कर लिया एसेंट टू द पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। बिल पार्लियामेंट से पास हो गया था, और जिस टाइम पे वो पार्लियामेंट से पास हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल था। ओके, प्रेसिडेंट रूल बाद में ख़त्म हो गया तो उन्होंने फिर क्या किया, बिल को विथहोल्ड कर लिया। अगेन इन 1991 में क्या हुआ,
प्रेसिडेंट जो थे वो आर वेंकटा राम थे। ये अलाउंस सैलरी पेंशन के ऊपर बिल बनाया गया था और ये जो लास्ट जो वो होता है सेशन होता है उसमें इस बिल को पास किया गया और प्रेसिडेंट को भेज दिया गया। द बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट डे बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इस उन्होंने क्या किया, विथहोल्ड कर लिया। अब प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया क्योंकि अब तो डिसॉल्व ही हो गई लोकसभा। सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट कि अब उस पर एसेंट देने हैं। यहाँ पे एसेंट देने हैं बिल के ऊपर क्योंकि वो दोबारा से पास होके आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवर रिडन बाय अ रीपासेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। सेम ऑर्डिनरी, हायर भी नहीं चाहिए, जबकि यूएसए के केस में हायर चाहिए होती है। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही पार्लियामेंट में उनकी परमिशन के बाद हुआ है। पॉकेट वीटो ऑलरेडी we already discussed. The president neither ratifies nor rejects nor returns the bill but simply keeps the bill pending for an indefinite period. Okay, इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। यूएसए के पास जो प्रेसिडेंट है उनके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम होता है एंड दैट्स वाई ये कहा गया द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। इन 1986 प्रेसिडेंट जैल सिंह थे, उन्होंने इसका यूज़ किया। एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसमें ये लिखा गया था कि इम्पोज द फ्रीडम्स इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड प्रेस। और उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि यार प्रेस को आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ गया, ये तो फंडामेंटल राइट छीनने वाली बात हो गई। तो इसको क्या किया गया, इस बिल पे पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या हुआ, इन 1989 जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए डैट इज़ आर वेंकटा रमन, उन्होंने इस बिल को दोबारा से भेजा फॉर द रिकन्सिडरेशन। लेकिन तब तक नई गवर्नमेंट आ चुकी थी, द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बिल को ड्रॉप करना ही ठीक रहेगा, हम प्रेस पर कोई किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। देन इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर कोई भी वीटो पावर नहीं होती है, उस पर एसेंट देना ही पड़ेगा। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जो 1971 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उन्होंने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया था कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे एसेंट देना ही पड़ेगा, ना ही आप उसे ड्रॉप कर सकते हो, ना ही आप उसको रिकन्सिडर के लिए वापस भेज सकते हो। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर क्या वो है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन आल्सो। कोई बिल है पास किया स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो वो गवर्नर के पास किया, गवर्नर वहाँ पे एसेंट दे सकते थे, लेकिन गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को रिजर्व कर लिया फॉर द प्रेसिडेंट। गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को रिजर्व कर लिया फॉर द प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, जब ये बिल, यहाँ पे क्या बोला, 4 अल्टरनेटिव थे, या तो वो एसेंट दे दे, या विथ होल्ड कर ले, या वो रिटर्न कर दे रिकन्सिडर के लिए, या वो रिजर्व कर ले, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर रिजर्व कर लिया गया। जब रिजर्व कर लिया गया, अब ये बिल किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास अंडर द आर्टिकल 201 इनके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो बिल पास हो जाए, या उसको विथ होल्ड कर लिया जाए, या रिकन्सिडर के लिए वापस भेजा जाए। रिकन्सिडर होने के बाद भी अगर बिल आता है तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बाइंड नहीं है कि उसको वो उसे एसेंट देना ही देना है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बट पार्लियामेंट डज। पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देखिए, द प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवर रिडन बाय अ रीपासेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। यहाँ पे ओवर रिडन कर रही है पार्लियामेंट की पावर, ओके, लेकिन स्टेट की पावर ओवर रिडन नहीं कर रही है वीटो के। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। विथ रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एसेंट दे दिया जाए, या विथहोल्ड कर दिया जाए, या रिटर्न कर दिया जाए। सेम 3 ऑप्शन गवर्नर के पास भी होते हैं, ओके। उसके बाद विथ रिगार्ड टू द मनी बिल को वापस नहीं कर सकते, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, सेम।
उसके बाद विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ना ही रिटर्न कर सकते ना ही रिजेक्ट कर सकते, आपको एसेंट देना ही देना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में आता है। ये हम फर्स्ट जो हमने पार्ट किया है प्रेसिडेंट का, उसमें हम ये आर्टिकल बता चुके थे कि आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस बनाया कब जाएगा, अध्यादेश लाया कब जाएगा, ये पावर, एक ये आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विद द अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर। कि कोई अभी क्या है कि लोकसभा सेशन में नहीं है, अब कोई भी बिल है जो पास होना है वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। अब लोकसभा सेशन में नहीं है, या मान लो कभी दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है और ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस टाइम पे कोई हमें लॉ लेके आना है, कोई हमें एक्ट लेके आना है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट इस पावर का यूज़ करेंगे और अध्यादेश लेके आएंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। तो ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस कब, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या दोनों में से एक भी हाउस ऐसा हो जो कि सेशन में ना हो। क्योंकि एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड व्हेन ओनली वन ऑफ द हाउस इज इन सेशन बिकॉज अ लॉ कैन बी पास बाय बोथ द हाउसेस नॉट बाय वन हाउसेस अलोन। एक हाउस सिर्फ और सिर्फ पास नहीं कर सकता, दोनों हाउस चाहिए, और सिचुएशन ऐसी है कि दोनों हाउस नहीं है सेशन में तो ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। Ordinance made when both the houses are in session is void. Okay. The power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of the legislation. क्योंकि लॉ बनाने की जो पावर है, जो बिल बनाने की जो पावर है, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। हालांकि उस ऑर्डिनेंस की जो वो होगी, जो वेटेज होगी वो एक्ट के बराबर ही होगी, लेकिन पार्लियामेंट अगर सेशन में दोबारा आ जाता है और उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया जाता तो वो एक्ट नहीं बनेगा, वो वहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो सेशन में नहीं है तब तक वो एक्ट की तरह वो काम करता रहेगा। ही कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। कूपर केस में क्या कहा गया था, कूपर केस में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसीजन लिया गया है बाय द प्रेसिडेंट अंडर द अनफोर्सिन सिचुएशन या अंडर सम सर्कमस्टांसेस, उनको क्वेश्चंस किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफाइड। व्हाट इज मेलाफाइड? जैसे कि आप लेट सपोज कि कोई बिल है जो कि पास नहीं हो रहा है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है। अब बिल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? बिल बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उस बिल को पास नहीं कर रहा है, वो बिल एक्ट बन नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट, लोकसभा में तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, लोकसभा से तो पास हो गया है। अब पार्लियामेंट को ओवरराइड करने, पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए क्या क्या किया जाए, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। ओके, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करे, ऑर्डिनेंस निकाल दें, ऑर्डिनेंस आ जाए। इसका मतलब बाईपास कर दिया आपने पार्लियामेंट की पावर, ऑर्डिनेंस निकाल दिया। और क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, हमें पता है प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस के अंडर में काम कर रहे हैं, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। तो वो बाईपास ना किया जा सके पार्लियामेंट की पावर को, इसीलिए कूपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफाइड। दिस मीन्स दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट on the ground that the president has prorogued one house or both house of the parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject। कि कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, उस पर बिल पास नहीं हो रहा था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, डेलिबरेटली। अब प्रेसिडेंट प्रोरोग या समन कर रहे हैं तो वो किसके एड एंड एडवाइस के बेसिस पर कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। तो उन्होंने डेलिबरेटली क्या किया, प्रोरोग कर दिया। अब जैसे ही प्रोरोग हुआ उन्होंने ऑर्डिनेंस ला दिया। इसी के लिए ये कहा गया था कि उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, आप ऐसे बाईपास नहीं कर सकते पार्लियामेंट के लॉ को, पार्लियामेंट के फंक्शंस को। तो सो एज टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन एंड देयरफॉर सर्कमवेंटिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 में। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऑर्डिनेंस पास होता है जो कि प्रेसिडेंट पास कर रहे हैं, मेड बाय द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, उसको आप
नहीं रिव्यू कर सकते हैं, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया था जब देसाई की सरकार आई थी। उन्होंने क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले को ड्रॉप कर दिया था कि नहीं, इस पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। His ordinance making power is coextensive with regards all the matters except the duration। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी अगर ऑर्डिनेंस बन रहा है उसकी जो वेटेज है वो इक्वल होगी पार्लियामेंट की लॉ के बराबर, बस ड्यूरेशन का डिफरेंस है। ड्यूरेशन का डिफरेंस क्या है? एंड एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। उसके बाद ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बन सकता है। ऑर्डिनेंस इट लाइक अ लॉ, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ पे आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो जिन चीज़ों पे पार्लियामेंट निकाल सकते हैं। जिन चीज़ों पे पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। ये नहीं है कुछ भी करे जा रहे हैं, ठीक है। एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस पार्लियामेंट, कोई भी ऑर्डिनेंस इशू हुआ, अब क्या होगा कि जिस टाइम पे दोनों हाउस, वैन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रीअसेंबल होंगे, ये जरूरी है कि उस ऑर्डिनेंस को अब क्या किया जाए, विथ इन अ 6 वीक, 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास कर दिया जाए और लॉ बना दिया जाए। अगर ये पास नहीं होता है ऑर्डिनेंस जो कि इशू किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द पीरियड ऑफ, एंड जो ये पीरियड है ये कब कहाँ कैसे कैलकुलेट होगा, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट। इट मीन्स कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, अभी अप्रैल चल रहे हैं, तो राज्यसभा का सेशन हमारा हो रहा है स्टार्ट 15 अप्रैल से, लोकसभा का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। तो जो 6 हफ्ते जो काउंट किए जाएंगे वो 25 अप्रैल से काउंट किए जाएंगे। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो मैक्सिमम जो पीरियड है बिटवीन 2 सेशन, वो 6 मंथ का, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे 4 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है क्योंकि 3 सेशन होते हैं, बट इसमें बोला गया कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भी 6 महीने के अंदर अंदर तो एक बार सेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। 6 मंथ्स क्यों कहा गया, मे बी 6 महीने के बाद जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है वो बैठ रही है, और 6 महीने के बाद बैठी है, उसके बाद फिर 6 हफ्ते और लगे उसको पास करने में। तो जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है किसी भी ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स हो सकती है। उसके बाद वैलिड होगा, प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। हिज पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है बस। तो द हिज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ही कैन promulgate or withdraw an ordinance only पे ध्यान दीजिए, only on the advice of the council of ministers headed by the prime minister, PM। an ordinance is like any other legislation, can be retrospective, that is it may come into force from back date। मॉडिफाई किया जा सकता है, रिपेल किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। ओके, इट कैन अल्टर और अमेंड अ टैक्स लॉ ऑल्सो, इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रैदर अनयूजुअल, और इसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं कि आप ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए, लेकिन अपनी इंडिया में है। उस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि कभी कभी क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं जिस टाइम पे हमें लॉ निकालना पड़े और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। उस टाइम पे ये ज़रूरी है कि इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हेयर दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ नो नेसेस, कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो, वो अध्यादेश ला सकें, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि पार्लियामेंट कब सेशन में आएगा, कब लॉ बनेगा, कब सारी चीज़ें होंगी। हाँ, इसका आर्टिकल 352 से कोई कनेक्शन नहीं है। आर्टिकल 352 क्या था, अभी हमने डिस्कस किया, याद कीजिए, नेशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और द आर्म्ड रिबेलियन। उस टाइम पे भी ऑर्डिनेंस निकाला जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो निकालते ही है, बट अगर वार नहीं है, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी, उस टाइम पे भी ऑर्डिनेंस को निकाला जा सकता है। एंड दैट्स वाई इन दिस बुक इट इज़ रिटन दैट द प्रेसिडेंट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ नो नेसेसरी कनेक्शंस विद द नेशनल इमरजेंसी। Rules of Lok Sabha require that whenever a bill seeking to replace an ordinance and is introduced in the House,
एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस, कि एक्सप्लेन किया जाए कि ऑर्डिनेंस निकाला क्यों गया था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नो केस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, कि कोई भी अध्यादेश अभी तक जो लाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की DC वाधवा केस पे 1987। इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, बिहार के गवर्नर ने, याद रखिएगा, बिहार के गवर्नर ने बिटवीन 1967 टू 1981 उन्होंने 256 ऑर्डिनेंस निकाले थे। अब वो क्या करते थे, डिसॉल्व कर दी लोकसभा और ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अब हमें पता है कि ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो ऑर्डिनेंस लेके आ गए। जैसे ही रीअसेंबल हुए हाउसेज, सॉरी नॉट लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे ही वो रीअसेंबल हुई ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया। जैसे ही वो डिजॉल्व हुई ऑर्डिनेंस को दोबारा लेके आ गए। तो ऐसा चलता रहा 14 सालों तक बाय प्रोमलगेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पे फिर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा दैट द सक्सेसिव प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल्स पास्ड बाय द असेंबली वुड अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का उल्लंघन है अगर कोई ऐसा कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का गलत फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो इट हेल्ड दैट द एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आप ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते हैं, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर अंडर द आर्टिकल 72 हम पढ़ चुके हैं। कोई भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती है कि वो पार्डन कर सकें। यहाँ पे बोला है कन्विक्टेड, जिसने भी कन्विक्टेड मतलब किया है, उसने इल्ज़ाम लग चुका है, इल्ज़ाम नहीं लगा, प्रूव भी हो चुका है कि उसने किया है, अब प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है अंडर द आर्टिकल 72। किस किस केस में, यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी ने क्राइम किया है उस केस में, मार्शियल कोर्ट में किसी को कोई सज़ा सुना दी है उस केस में, या किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को सेंटेंस के तौर पे सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है उस केस में। प्रेसिडेंट ऑफ की जो पार्डनिंग पावर है वो इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी से। वाइल एक्सरसाइजिंग इस पावर द प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट टू अपील। इस पार्डनिंग पावर क्यों दी गई प्रेसिडेंट को, यहाँ पे दो रीज़न थे। टू कीप द डोर ओपन फॉर द करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। हो सकता है ना जुडिशियल लॉ एरर आ जाए, कुछ आ जाए, इंसानी है। उसके बाद टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, जहाँ पे प्रेसिडेंट को लगे कि कुछ ज़्यादा ही हार्श सेंटेंस दे दिया गया है, इतना उसने क्राइम किया नहीं था, तो उस टाइम पे सेंटेंस को कम करने के लिए या रिलैक्सिंग करने के लिए ये पावर्स दी गई। पार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि सारा इल्ज़ाम ही ख़त्म कर दिया हम कंप्लीटली, मतलब इन इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन कि उसने कुछ ऐसा किया भी था। इसका मतलब उसके ऊपर से सारे के सारे चार्जेस ही हट गए हैं। सज़ा तो माफ़ हुई, कन्विक्शन तक माफ़ कर दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद कॉम्यूटेशन का मतलब यह है कि किसी को बहुत हार्श पनिशमेंट दे दी गई है तो उसकी फॉर्म चेंज करना। इसका मतलब इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो उसको जीवन जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, किसी को रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट मिला है तो उसको सिंपल इम्प्रीजनमेंट में डाल दिया जाए। रेमिशन में क्या होता है, टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर सेम रहेगा बट टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। रिस्पाइट का मतलब लेसर सेंटेंस इन स्पेशल केसेस, लाइक अगर कोई विमेन है जो प्रेग्नेंट है या कोई डिसेबिलिटी है उस केस में ये जो रिस्पाइट होगा ये फॉर्म मतलब कुछ ज़्यादा हार्श सेंटेंस है तो उसको लाइटर फॉर्म में भी करने के लिए होगा। एंड सेकंड चीज़ हमारी हो जाएगी कि इसमें टाइम पीरियड भी कम किया जा सकता है। रिप्राइव का मतलब क्या होगा, स्टे लगा देना। कोई सेंटेंस है, किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है तो स्टे लगा देना, टेम्परेरी रिलीफ है ये। अब उस स्टे के बीच में वो प्रेसिडेंट से मतलब अपील कर सकते हैं कि पार्डन या कॉम्यूटेशन कर दिया जाए। अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास भी पावर्स होती हैं, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में डिफरेंस क्या है कि जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, एक तो वो मिलिट्री कोर्ट में किसी को कुछ सज़ा मिली है गवर्नर को तो वो कुछ नहीं कर सकता भाई, वो तो प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट के अंडर में आ रहे हैं, मिलिट्री पूरा का पूरा डिफेंस उनके अंडर में है, तो कोई भी पनिशमेंट मिलेगी तो उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का हक है पार्डनिंग का, गवर्नर का हक नहीं है। दूसरा, अगर किसी को सेंटेंस के तौर पे सेंटेंस ऑफ डेथ मिली है तो उस पर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, उस पर प्रेसिडेंट ही उसको पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते सेंटेंस ऑफ डेथ में। तो द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस
इन्फ्लेटेड बाय अ कोर्ट मार्शल वेल द गवर्नर कैन नॉट, गवर्नर नहीं कर सकता। द प्रेजिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, जबकि गवर्नर नहीं कर सकते। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, यहाँ पे यूनियन लॉ की बात नहीं हो रही है, यूनियन लॉ के अगेंस्ट कुछ भी हुआ है, कुछ भी पनिशमेंट मिली है, उस पर तो राइट है ही प्रेसिडेंट का। लेकिन स्टेट लॉ के अगेंस्ट कुछ हुआ है और उस व्यक्ति को यहाँ पे डेथ ऑफ सेंटेंस मिला है, तो वहाँ पे जो उसको पार्डनिंग जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी, ना कि गवर्नर के पास। द गवर्नर कैन सस्पेंड, remit, commute a death sentence. In the other words, both the governor and the president have concurrent power in respect to the suspension, remission, and commutation of the death sentence. But the pardoning power of the death sentence only and only lies with the president. The Supreme Court had examined the pardoning power of the president under the different cases. और कुछ principles हैं. The petitioners for mercy has no right to an oral hearing by the president. Second, the president can examine the evidence afresh. The power is to exercised by the president, again on the advice of the यूनियन कैबिनेट। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो कुछ भी रीजन दे। उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस but also from an evident mistake. No need of the Supreme Court to lay down the specific guidelines. उसके बाद प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में नहीं है, एक्सेप्ट where the presidential decision is arbitrary, irrational, malefied और discriminatory. where the early petition, किसी ने पिटिशन दी है मर्सी की और उस पिटिशन को रिजेक्ट किया जा चुका है, अब दोबारा से पिटिशन नहीं दी जा सकती, ये आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की? हमारे ये हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है। रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, गवर्नमेंट के पास रियल पावर है। इन द अदर वर्ड्स, द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। अकेले से वो कुछ नहीं कर सकते, एडवाइस के बेसिस पे ही। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है यूनियन के, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के और जो हमारे इंडिया के, इनका सिर्फ नाम ही सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। यूएसए के प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है, हमारे प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं है। यूएसए के प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये इंग्लैंड के प्रेसिडेंट की तरह है, मतलब एक पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन, वहाँ पे सिर्फ नॉमिनल किसी को हेड बना के बिठाया गया है, लाइक अ किंग। तो ये क्या है? द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। ही इज द सिंबल ऑफ द नेशन। हिज प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ सेरेमोनियल डिवाइस और अ सील बाय विच द नेशंस डिसीजंस आर मेड। बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अंडर द आर्टिकल्स 53, 74, 75, अंडर द आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर जो होंगी, जो प्रेसिडेंट के पास हैं, वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूज़ करेंगे डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, उनके थ्रू उन पावर्स का यूज़ किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर, जिनकी एड और एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे शैल लगा दिया गया है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, उन्हीं के द्वारा काम किया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं काम, अच्छा नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ पे शैल है, इसका मतलब करना ही करना है, ऑब्लिगेटरी है। नहीं किया तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ने ओथ ली थी, याद होगा आपको, टू प्रिजर्व, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर वो नहीं लेते हैं, नहीं कोई बात मानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस उन पर शुरू हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये ऑब्लिगेटरी है कि उन्हें मानना पड़ेगा। द 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट जो एक्ट आया था बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने ये बाउंड कर दिया था। इससे पहले ये बाउंड नहीं हुआ करती थी, उन्होंने प्रेसिडेंट को बाउंड किया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। उसके बाद मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई थी 1978, तो उन्होंने भी इसको चेंज नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को इतना तो हक होना चाहिए कि एक बार वो बिल को वापस भेज दिया जाए फॉर द रिकन्सिडरेशन। तो यहाँ पे रिकन्सिडर एडवाइस मतलब रिकन्सिडरेशन के लिए यहाँ पे छूट दी गई थी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा। दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ 75। अक्टूबर 1997 में क्या हुआ था? अच्छा, रिकन्सिडरेशन वापस भेज दिया, उससे क्या होगा? ऑब्लिगेटरी तो कोई भी चीज़ है जो प्रेसिडेंट ने वापस भेजी है, तो हमारे यहाँ पे मीडिया है, हमारे यहाँ पे अपोजिशन है,
हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ पे एनजीओस हैं, एनजीओस को पता लगेगा, मीडिया को पता लगेगा कि कोई मतलब चीज़ हमारे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक है, ओके, इन्हें पता चलेगा कि कोई चीज़ वापस भेजी गई है, तो इसका उस लॉ का क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है, क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर पड़ जाता है कि इस लॉ को अब लाया जाए कि नहीं लाया जाए, इसलिए रिकन्सिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। अक्टूबर 1997 जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट से बोला, के आर नारायण से, कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया कि भाई आप इसको रिकन्सिडर कर लीजिए। रिकन्सिडर करने के लिए जब भेजा तो फिर उसको दोबारा से उसको पास नहीं किया गया। उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, बीजेपी लेड गवर्नमेंट अंडर द कल्याण सिंह वाज सेव्ड। उस टाइम पे ये जो गवर्नमेंट थी वो सेव्ड हो गई। सितंबर 1998 में क्या हुआ, दोबारा से के आर नारायण के पास कैबिनेट ने बोला, इस टाइम पे बिहार की कैबिनेट थी, उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। उन्होंने दोबारा से वापस भेज दिया कि आप इसको रिकन्सिडर करो। दोबारा से जब वापस भेज दिया, देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स इस बार कैबिनेट ने, बिहार की कैबिनेट ने, पहले वाली यूपी की कैबिनेट थी, बिहार की कैबिनेट ने दोबारा से बिल पेश किया रिकन्सिडर वाला। अब हमें पता ही ऑब्लिगेटरी है, तो प्रेसिडेंट को उस रूल पे साइन करने पड़े, स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा इन Feb 1999 इन बिहार। दो द प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, बट सिचुएशनल है। सिचुएशनल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिस टाइम पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, या प्रेसिडेंट की सडनली डेथ हो जाए और उसके बाद कोई सक्सेसर ना बचे, ये हमने कहा है कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। बट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस, कन्वेंशंस क्या होता है, अनरिटन रूल्स, वो ये होते हैं कि कोalition से गवर्नमेंट बनी, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी के, जो लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के पद पे रखा जाता है। डिसमिसल्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिल को डिसमिस कर दिया जाएगा जब जो काउंसिल है वो अपना कॉन्फिडेंस ना प्रूव कर पाए लोकसभा में। एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। आई होप आपको प्रेसिडेंट का चैप्टर अच्छा लगा होगा। हमने एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमने कवर किया है। आप ये दोनों वीडियोस देखें, फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया था, फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें, और फिर आप खुद से इसको दो बार कम से कम रिवाइज करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।